आदरणीय ओझा जी, आदरणीय ब्रह्मचारी जी, मंच को और आप सबको प्रणाम करता हूं। दरअसल क्या है कि लगातार दो सीता सागर जी ने और उदय प्रताप जी ने बहुत ज्ञान दे दिया है आपको। इनका भी प्रेम जो है, देखो कहाँ प्रेम से शुरू होके लौकिक से अलौकिक पर लौकिक कहाँ कहाँ पहुंचा। अब हरियाणा वाले तो खाप पंचायत के युग में जी रहे हैं जी। हमारा प्रेम से क्या लेना देना। लौकिक ही नहीं होने देते, परलौकिक तो जब होगा। भाई लौकिक हो तभी तो परलौकिक हो। यहां तो पहले ही पेड़ पे लटका देते हैं। बहुत दिक्कत बहुत है जी। और दरअसल हरियाणा का आदमी प्रैक्टिकल भी बहुत होता है। वो साफ कहता है, मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ तो लाऊं, पर मना नू बता तू उनका करेगी के। भाई तेरे किस काम के खाम ये भी एनर्जी लगवा रही है। वो दूल्हा दुल्हन का ब्याह हुआ तो दोनों को छत पे भेज दिया। वहां उसने देखा लुगाई बड़ी सुथरी है, बोले लड्डू खावेगी। देखो ये प्रैक्टिकल बात। अगला जो ला सकता है वो पूछ रहा है। भाई उसे पता है ब्याह का घर है, अगर हां बढ़ गया नीचे से जाकर ले आऊंगा। लड्डू खावेगी, बर्फी ला दूं, इमरती खावेगी, जलेबी ला दूं। भाई ने सुबह के 4 बजा दिए इस चक्कर में। तो नीचे से बूढ़ा बोल पड़ा, बोला इस कढ़ाई ने उतार दे, खेत पे जाने का टाइम हो गया। तो दरअसल हमारा अलग मामला है जी। मैं क्या करूं। ये भी सीता जी ने जब भी लिखे होंगे गीत जब ये लखनऊ रहती थी। अब कुरुक्षेत्र आगे लिख के दिखा दे, मैं मान जाऊं। हमें तो पता ना कैसे गीत लिखे जा सकते हैं। अलग मामला है। दरअसल क्या है कि हरियाणा का आदमी ज्ञान ध्यान की बात कर नहीं सकता। हम ना ज्ञान लेते ना देते। एक बार हमने कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण जी से ज्ञान ले लिया था, उसके बाद से ज्ञान लेना बंद कर दिया। भाई जिसने कृष्ण जी से ज्ञान ले लिया वो किसी और से क्या ज्ञान ले। भाई सोचने वाली बात है। आजकल तो देखो ज्ञान ऐसा बट रहा है, पूछो मत। कोई टीवी चैनल खोल लो, कोई ना कोई ज्ञान देता मिलता। अच्छा जिसे टीवी पे मौका नहीं मिलता बाहर ढूंढता फिर है। वो हरियाणा में एक बाबा जी सुबह से परेशान, कोई मिला ही नहीं जिसे ज्ञान दे सके। सुबह से शाम हो गई तो शाम को देखा एक छोरा हाथ में दिया जलाया आ रहा है। बाबा ने सोचा मिल गया मौका। बोले बेटे तुम्हें पता है ज्योति कहां से आती है। बाबा ने सोचा ये जवाब देगा और मैं प्रवचन। लेकिन छोरा हरियाणा का था जी। उसने मारी दिए का फूंक। बोले बाबा ये बताए ज्योति गई कहां। दरअसल बड़ा अलग तरह का मामला है जी। हम अलग तरह के धार्मिक हैं दरअसल। वो एक हरियाणा का मरण ना हो रहा था बिल्कुल, तो उससे कहा बोले मरण वाला है तो राम का नाम ले ले। अरे बोले के नाम लूं, 15 मिनट बाद आमना सामना ही ना बोलेगा। तो ये अलग कॉन्फिडेंस है जी। आज तो यहाँ खूब वर्षा है जी। वो एक बार हरियाणा में बारिश नहीं हुई, बोले क्या करें। तो एक चौधरी से कहा बोले तू तपस्या कर ले तो बारिश हो जाएगी। आज चौधरी ने भी कसूती तपस्या कर दी, सब पूरा जोर लगा दिया। इंद्र देवता प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होने ही थे भाई, चौधरी तपस्या कर रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। बोले वर मांग है, बोले बारिश करा दो और क्या। अरे बोले बारिश तो हो ही जाएगी जब मैं आ गया हूं, तू तो वर मांग। ये बोले खेत खलियान है, मौज मस्ती है। बोले मना कुछ नहीं चाहिए, बारिश करा दे। बोले पहला आदमी देख रहा हूं जिसे वर मांगने का और वर नहीं मांग रहा कुछ, ये मांग ले कुछ। बोले तेरा घना ही जी कर रहा है ना, तो एक बार मैंने फूफा कह दे। अब बताओ ऐसे क्या कर ले इंद्र। तो हमारा अलग मामला है बिल्कुल जी।
ये जब से बाबा रामदेव आए, हर एक स्कूल में योग टीचर लग गए। वो दिल्ली में योग टीचर बच्चों को योग सिखा रहा था। बोले बच्चों सीधे लेट जाओ, बच्चे सीधे लेट गए। बोले अपने पैरों से साइकिल चलाओ, वो सारे साइकिल चलाने लगे। एक पढ़ा रहा अपने हरियाणा का मस्त है, बोले तू साइकिल क्यों नहीं चला रहा? बोला मेरी साइकिल ढलान पे है। अब सिखा लो जी, कैसे सिखाओ? सीखे सिखाए हैं। अच्छा, ये हरियाणा के बाप बेटे का संवाद हो सकता है जी। वो बाप ने बेटे से पूछा भाई तेरा रिजल्ट क्या रहा? बोला जी हमारा जो मास्टर है ना उसका छोरा फेल हो गया। अरे बोले मैं तेरा रिजल्ट पूछ रहा हूं। बोला जी हमारा जो प्रिंसिपल है ना उसका छोरा ही फेल हो गया। अरे बोले मैं तेरा रिजल्ट पूछ रहा हूं। बोला जी गांव का जो सरपंच है ना उसका छोरा ही फेल हो गया। अरे बोले तेरा दिमाग खराब है, मैं तेरा रिजल्ट पूछ रहा हूं। अरे बोले वही तो बता रहा हूं, तू कौन सा प्रधानमंत्री लाग रहा है? ये हमारे यहां ही संभव है जी। वो मेरे बराबर में है रामकिशन जी, वो उनके छोरे का रिजल्ट आना था। बोले देख रिजल्ट लेने जा रहा, फेल हो गया तो मुझे बापू मत कह दियो। दोपहर में वो रिजल्ट लेके आया। बाप ने पूछा भाई रिजल्ट क्या रहा है? बोले रामकिशन के रखा रिजल्ट में छोड़ना। तो ये जो आनंद है जी, ये अलग तरह का है, बहुत मस्त मामला है। और ये मस्ती जीवन में रहती है, हरियाणा के आदमी के जीवन में रहती है। को किसी भी स्थिति में वो एक ने अपने लिए चाय बनवाई, देखा सामने से एक दोस्त आ रहा है, बोले इस चाय को 2 में कर दियो, कट चाय। वो 2 में कर रहा था, देखा तीसरा दोस्त आ गया, बोले इसे 3 में कर दे। वो एक चाय तीनों ने 3 गिलास में लिया, खड़े हो गए। इतनी देर में चौथा दोस्त आ गया, बोले खाली गिलास दियो। वही चाय 4 दोस्तों ने मिलकर पी। साहब पीने के बाद एक ने पूछा हाँ भाई कितने पैसे हुए? बोला जी कोई पैसे नहीं, इन गिलासा ने धोखे दे दे बस। तो ये सारे ऐसे हैं जी। वो एक ने रिक्शे वाले को आवाज दी, बोले स्टेशन चलेगा? बोले हाँ। बोले कितने पैसे? बोले 20 रुपए। बोले ये तो रहा स्टेशन। अच्छा हमें पैसे कम कराने थे, हम जगह को पास बुला लेते हैं। बोले ये तो रहा स्टेशन। तो रिक्शे वाला बोला हाथ नीचे कर ले वरना रेल के नीचे आ जाएगा। तो ये समय हो गया, समय का हाँ ऐसे ही सुना दूं बस। हाँ कविता विता तो देखो आपने बहुत सुन ली। अब इतनी अच्छी कविताएं तो हमारे पास है नहीं, दिक्कत ये है इसलिए लिख ही नहीं सकते हम, तो दिक्कत ये ना। इतनी बढ़िया कविता कौन लिखे भाई? है हाँ तो हमारा कोई ज्ञान ध्यान से लेना देना नहीं, वही ठीक है जो हम करते हैं बस। दरअसल ये संबंध है, दरअसल क्या है कि बहुत मस्त रहने वाला प्रदेश है जी। सब मस्ती में रहते हैं जीवन में, और जीवन में मस्ती हर उम्र में रहती है। हाँ वो एक ने रिक्शे वाले को आवाज दी, बोले खाली है? बोले हाँ। बोले आप फिर ताश खेलते हैं। देखो हास्य के लिए इतनी फुर्सत में होना जरूरी है जी। जब तक इतनी फुर्सत नहीं होगी हास्य से भी नहीं आ सकता, क्योंकि ये आपसी बातचीत से होता है सब। वो एक 80 साल का बूढ़ा बस में चढ़ाते, 75 साल की बुढ़िया बोली ताऊ कित जागा। अब बूढ़े के तो काटो खून नहीं जी। कोई 75 साल की बुढ़िया ताऊ कह दे, इससे तो अपमान हो नहीं सकता उसका। लेकिन उसकी मस्ती देखिए सब, मस्ती फिर भी कायम रहती है। बुढ़िया बोली ताऊ कित जागा, बूढ़ा बोला बेटी तेरी खातिर छोरा देखने जा रहा हूं। तो बहुत दरअसल क्या है कि हर उम्र का आदमी, बुजुर्ग महिलाएं तक ऐसी बात करती हैं। एक बुजुर्ग महिला बस में चढ़ी तो किसी ने सीट नहीं दी उसे साहब, तो ड्राइवर ने बोनट पे बिठा लिया। थोड़ी देर बाद 30-35 साल की सुंदर सी महिला चढ़ी तो सारे सीट देने को तैयार, और वो महिला बैठने को तैयार नहीं।
तो बुढ़िया बोनट पे से बैठी बैठी बोली, अरे बोले बैठ जा, कुछ साल बाद बोनट पे ही बैठना पड़ेगा। अब ये राजस्थान के हैं, राजस्थान में कितने आदरसूचक शब्दों का इस्तेमाल होता है। अब हरियाणा में आप, जी, इन शब्दों का प्रयोग वर्जित है। सही बात है, वर्जित है जी। वो एक अपने जानवर चरा रहा था, तो वहीं भगवा वस्त्र पहने एक बाबा जी निकले, तो कपड़े देख के जानवर भी दक गए। तो बोला, बाबा एक तरफ ना होले। बोले तमीज नहीं है, स्वामी जी नहीं कह सकते। बोले लठ देख रहा बाबा तभी जावागा। नहीं, तो हमारा ये आदर सूचक शब्दों का मामला है ही नहीं जी, बिल्कुल। राजस्थान में चले जाओ, कितनी मान मनुहार होती है जी। हमारे यहाँ कौन करे, हमें तो खुद करानी पड़ती है जी। वो एक दामाद पहुंच गया रात को 12 बजे, तो सासू से बोला, भाई जो बना बस वही दे दे, कुछ बनाने की जरूरत नहीं। तो सास बोली, भाई 2 रोटी रखिए, एक सब्जी रखिए, खा ले। बोले ठीक है। तो सास ने 2 रोटी और सब्जी ला के रख दी। तो अगले ने 1 रोटी वापिस करी। तो सास बोली, वापिस क्यों दे है? बोले बाद में बूझेगी नहीं, एक और लो, एक और लो। तो हर प्रदेश का एक अलग सौंदर्य है जी। अच्छा, गुजरात, आप में से आज मुझे पता है बहुत गुजराती आए हुए हैं जी। गुजरात भाई कमाल है। मैं एक बार एक गुजराती परिवार में खाना खाने पहुंच गया। मैं ही जानता हूं जी मेरी क्या स्थिति हुई। वो छोटी छोटी कटोरियों में तो सब्जी, जामन जितना दही। बोले दही लो जी, दही। अब जब तक हमारे यहां कटोरा भर के दही नहीं मिले तो काहे की दही भाई। अच्छा जी, फुलकों का साइज ये था, ये साइज का फुलके थे। वो जो पहला फुलका है, मैं सोचा भी 25-30 खाऊं जब जाकर बात बनेगी। लेकिन अगला तो मेरे से भी ऊंची चीज था। 5वां फुलका देते हुए बोला, ये तो लेना ही पड़ेगा। तो हर प्रदेश का एक अलग आनंद है जी। जो आदर सूचक शब्द नहीं होते, इस संदर्भ में एक छोटी सी कविता सुनाकर आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी को आमंत्रित करूंगा। हरियाणा का राम सिंह नाम का आदमी हो गया IAS ऑफिसर। उसने अपना हरियाणा का रख लिया नौकर। अब नौकर उससे ऐसी बात करे, बोले राम सिंह पानी पीवेगा? राम सिंह चाय पीवेगा? अब राम सिंह जी जब ऑफिस जाएं तो सब कर्मचारी खड़े हो जाएं। तो एक दिन राम सिंह ने नौकर को अकेले में समझाया, देख मैं भी हरियाणा का, तू भी हरियाणा का, अकेले में चाहे कुछ भी कह लिया कर, लेकिन कोई आया हुआ हो जब तो इज्जत से बात किया कर और जी लगा कर बोला कर। समझ गया? बोले हाँ समझ गया। तो एक दिन इतवार का दिन था, राम सिंह जी नहा रहे थे। एक ऑफिस का कर्मचारी आया, उसने दरवाजा खटखटाया, नौकर ने खोला तो कर्मचारी बोला, सर हैं? बोले कौन? राम सिंह। नहा रहा से, आ बैठ, पानी वानी पीवेगा? बोला नहीं जी। बोले चाचू पीवेगा? बोला नहीं जी। थोड़ी देर बाद राम सिंह जी नहा के आगे गुड मॉर्निंग वगैरह हुई। तो राम सिंह जी ने कहा, भाई तो अच्छा कि ने राम से बिठाया, लेकिन इन्हें पानी वानी नहीं पिलाया। नौकर बोला बूझी थी, मना कर दी इसने, बूझी नहीं थी डरता है। बोला हाँ जी बूझी थी। बोले मैंने तो चाकी बूझी थी। बोले हाँ जी बूझी थी। तो राम सिंह को लगा कि नौकर कुछ गड़बड़ कर रहा है, ढंग से बात नहीं कर रहा है। तो उसकी तरफ जरा आंख निकाली, जरा करड़ा होकर देखा उसकी तरफ। तो नौकर बोला राम सिंह से, तू के दीदे काट है? अरे तू के दीदे काट है, तेरा सिखाया हुआ भी करके दिखा दूंगा, बाद में जी भी लगा दूंगा। तो ऐसा आदर सूचक मामला। कविता खत्म हो गई है, ताली बजा दीजिए। लीजिए, जिनको सुनने के लिए आप सब बेताब हैं, सुरेंद्र शर्मा जी, जो हास्य के पर्यायवाची शब्द बन चुके हैं। मैं चाहूंगा भरपूर तालियां बजाकर आप स्वागत करें आदरणीय सुरेंद्र शर्मा। समय की सीमाएं हैं और उन सीमाओं में रह कर के हमें अपनी बात कहनी है। बहुत कुछ कह दिया इसने। हरियाणा के बाप को अपने बेटे पर 100% कॉन्फिडेंस होता है।
और स्टेट में बाप को अपने बेटे पर 80% होगा, 90 होगा, हमें 100% होता है। वो हरियाणा में एक बाप अपने बेटे को कूट रहा था, और स्टेट में बच्चे पीटे जाते हैं, हमारे यहाँ कूटे जाते हैं। किसी ने पूछ लिया बाप से, बेटे को क्यों कूट रहा है? बोले यार क्या करूं, कल इसका रिजल्ट आने वाला है, आज मुझे बाहर जाना है। ये है कॉन्फिडेंस। मालूम है 100% फेल होगा तो आज ही पीट करके चलो इसको। अच्छा, मैं तो दिल्ली के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पढ़ता था, बेस्ट कॉलेज माना जाता है कॉमर्स का। सेकंड ईयर में फेल हो गया। मैंने अपने बाप को 6 महीने तक पता नहीं लगने दिया कि मैं फेल हो गया। इसे कहते हैं मैनेजमेंट। ये एमबीए वाले क्या खा करके करेंगे जो मैंने किया था। और 6 महीने बाद मेरे दोस्त ने मेरे बापू से शिकायत की कि सुरेंद्र शर्मा फेल हो गया। तो बाप ने कहा फेल हो गया तो क्या हो गया, इम्तिहान कोई कुंभ का मेला है जो 12 साल बाद आएगा, अगले साल दे लेगा, कि आफत आ रही है। हम बच्चों को इतना तनाव देते हैं कि आज 5वीं 6ठी क्लास के बच्चे आत्महत्या करने लग गए। हमने उनका बचपन मार करके रख दिया। इससे बड़ा अपराध कभी भी नहीं कर सकते। मैं कहना चाहता हूं, जिंदगी में बड़े प्रोजेक्ट हाथ में लो। बच्चों को इस लायक मत बनाओ कि पढ़ लिख कर नौकरी करें, इस लायक बनाओ कि पढ़े लिखों को नौकरी दे। सोच बड़ी रखो। सोच छोटी रखने लग गए तब दिक्कत पैदा हो गई। इस देश में बड़े बड़े लोग छोटी सोच पैदा रखते। अब राहुल गांधी दलितों के यहाँ खाना खाते हैं, कोई राजा का प्रोजेक्ट है, छोटा प्रोजेक्ट है। बात अच्छी लगे तो समर्थन करना। राजा का काम ये नहीं है कि दलितों के यहाँ खाना खाए। राजा का काम ये है कि इस बात में दिमाग लगाए कि दलित उसके जैसा खाना किस दिन खाना शुरू करे। जब आप समय का अच्छा उपयोग कर सकते हो तो उसका बेकार उपयोग क्यों करना चाहते हो? अब भाजपा कहती है हम देश में मंदिर बनाएंगे, कोई राजा का प्रोजेक्ट है, छोटा प्रोजेक्ट है। राजा का काम ये नहीं है कि देश में मंदिर बनाए, राजा का काम ये है कि पूरे देश को मंदिर बनाए। विजन खत्म हो गया मुल्क में, बड़े लोगों के विजन खत्म हो गए। कलाम साहब की 2 पंक्तियां याद आती है, अच्छा लगे तो आपका समर्थन चाहूंगा। कलाम साहब ने कहा था, सपने वो नहीं होते जो आप सोते हुए लेते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। आप वो सपने लीजिए जो आपकी नींद खराब करें, आपको सोने नहीं दें, जिसको पूरा कर सके आप। गिद्ध ने चकोर से कहा तेरी कोई जिंदगी है? धरती पर बैठा हुआ सिर्फ चांद को ही ताकता रहता। सोच, बड़े लोगों की सोच खराब होगी तब कहना चाहता हूं। गिद्ध ने चकोर से कहा तेरी कोई जिंदगी है? धरती पर बैठा हुआ सिर्फ चांद को ताकता, मुझे देख, क्या मैं उड़ता हूं, क्या मेरी ऊंचाई है, क्या मेरी उड़ान है? तो चकोर ने जवाब दिया, ऐसी ऊंचाई और उड़ान से क्या फायदा जिसमें नजरें धरती पर पड़े मुर्दों को ही टटोलती डोलती हैं। मैं धरती पर रहता हूं लेकिन सोच में चांद रखता हूं, तू आसमान में उड़ता है लेकिन सोच में मुर्दे रखता। सीधी बात है। आप किस जगह बैठे, आपका बड़प्पन उस सोच से है कि आपकी सोच कितनी बड़ी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिंदगी में खूब तरक्की करें आप, खूब आसमान छुएं, बस एक ही बात देखते रहना कि आपके पाँव ने जमीन तो नहीं छोड़ी है। जमीन से जुड़े रहकर तरक्की करोगे तो वो तरक्की स्थायी रहेगी। इसलिए अधिकांश उद्योगपति वो मरे जिन्होंने उड़ने की कोशिश की, जिन्होंने ऊपर चढ़ने की कोशिश की। उसमें कोई भी उद्योगपति कभी भी नुकसान नहीं। मैं 1-2 कविताएं और सुना देता हूं आपको, और काफ़ी लोग बैठे हैं। देखो, पतियों में एक ही शिक्षा दे सकता हूं आपको, जब भी घर में घुसो मुंह लटका करके घुसो, उदास हो करके घुसो। लुगाई समझ जाएगी कंट्रोल में है। हंसकर घुसोगे 50 सवाल करेगी किसके साथ बैठा था। घर में ही सूजा पड़ा रहता है, बाहर कैसे हंसकर आया बता तो सही। उसे लगता है मेरे जीते जी इसके हंसने की हिम्मत कैसे हुई जो यहाँ से। मैं तो आपको टिप्स ही दे सकता हूँ और क्या कर सकता हूँ। और एक बात और, यहाँ पर महिलाएं बैठी हैं सब, महिलाएं बहुत कठोर होती, पुरुष बहुत ही कोमल होता है। आवाज से पता लगता है। आप मान लीजिए आप दिल्ली वाली ट्रेन में जा रहे हो, बगल में कोई महिला बैठी हो, आपको नींद आ जाए,
आपका सर महिला के कंधे पर टिक जाए, एक झटके में उठा देगी, तुम्हें इतनी कठोर होती। ये भी नहीं सोचेंगी किसी बेचारे को नींद भी आ सकती है, दूसरे पैसेंजर से पिटवा भी सकती है आपको, अपनी पर आ जाए तो तुम्हें जेल भिजवा दे, इतनी कठोर होती। अब इसी सीन को उल्टा कर लो, कर लिया। महिला को नींद आ जाए, उसका सर आपके कंधे पर टिक जाए, आपको मेरठ जाना होगा, दिल्ली चले जाओगे, लेकिन डिस्टर्ब नहीं करोगे। ये पुरुष बड़ा कोमल होता है। मैं तो शिक्षा ही दे सकता हूँ और क्या कर सकता हूँ आपका जिंदगी में, और क्या। सीधी हमारी जान को तो बड़ी मुसीबत है। मैं कुछ नहीं, अभी किसी ने मुझे, मैं भ्रष्टाचार पर ज़्यादा बोलता भी नहीं, क्योंकि अगर कहीं भी 1 लाख रुपए का भ्रष्टाचार किया है तो मुझे उस पर बोलने का हक नहीं बनता। जब तक मैं अपने आप को ठीक नहीं कर लूँ तब तक ठीक नहीं हो सकता। हम लोग छोटी समस्याओं को बड़ा कर लेते। एक महिला मेरे पास आई, वर्ल्ड पीस फाउंडेशन की सेक्रेटरी। बोले शर्मा जी, पूरे संसार में अशांति है, मैं वर्ल्ड पीस फाउंडेशन की सेक्रेटरी हूँ, एक मुल्क दूसरे मुल्क पर हमला कर रहा है, पूरा विश्व में शांति आ जाए, कोई रास्ता बताओ। मैंने एक लाइन में बताया उसे, मैं कुछ मत कर, तू खुद शांत रहे बस, वर्ल्ड पीस आ जाएगी। भ्रष्टाचार उसी दिन मिट जाएगा जिस दिन हम भ्रष्ट नहीं होंगे। हम जिस दिन दूसरे का भ्रष्टाचार खत्म करने की कोशिश करेंगे, कभी भी भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता। हमें अपने निर्णय लेना होता है कि मुझे भ्रष्टाचार नहीं होना, सीधी सी बात। छोटा काम है, हमने उसको बड़ा कर दिया। अब वो तो भ्रष्टाचार पर एक नहीं कि बोले इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया कि मैं कीड़े मारने की दवाई लाया था, उसमें भी कीड़े पड़ गए। जब यहाँ तक हो जाए तो क्या परेशानी। एक कविता मैं पढ़ देता हूँ और कहीं 10-5 मिनट का और टाइम, खाना तो पैक करवा देना भैया, कहीं ऐसा नहीं, ध्यान तो उधर ही है ना मेरा, कहीं ऐसा नहीं कि बामण ऐसे ही निकल जाए यहाँ से, तो वो भी थी। कल अखबार में ये नहीं कि प्रोग्राम की खबर नहीं आया, हमारी खबर आया, ऐसा नहीं तो है। और पूरे मुल्क की हालत पर अभी एक शेर सुना था मैंने साहब, अच्छा लगे तो आपकी समर्थन चाहूँगा। इस तरह किस्तों में कत्ल हुआ मेरा, इस तरह किस्तों में कत्ल हुआ मेरा, कभी खंजर बदल गए, कभी कातिल बदल गए। सीधी सी बात है, हजारों साल से। और एक कविता पढ़ देता हूँ कहीं आपके, क्योंकि ये कविता मैं हर जगह पढ़ता हूँ इसलिए पढ़ना चाहता हूँ। और जो भ्रष्टाचार वाकई में घर घर में है उसकी बात करना चाहता हूँ। और वो भ्रष्टाचार ये है कि पहले हम माँ बाप को संपत्ति समझते थे, अब हम संपत्ति को माँ बाप समझते। सीधी सी बात है। अपने घर में जो भ्रष्टाचार है उसको दूर कर लो, वो अपने आप दूर हो जाएगा। इस देश की संस्कृति को वापस लौटा दो, भ्रष्टाचार अपने आप मिटता चला जाएगा। इस कल्चर ने इतना नुकसान किया इस मुल्क में, चाहे टीवी सीरियल और चाहे फिल्मों के माध्यम से, कि पहले गांव की बेटी अपनी बेटी होती थी, आज ये स्थिति हो गई कि घर में बेटी बाप तक से सुरक्षित नहीं है। तब बात करना चाहता हूँ और क्या बात करें, इसको हटा ले यार। मैं ओझा जी, परम पूजनीय ब्रह्मचारी जी, हमारे कविगण उदय जी, बहन सीता जी, भाई सुरेंद्र जी, हमारे राजस्थान के कवि, और ये तो छोटे भाई हरियाणवी हैं ही, सभी का मैं स्वागत करता हूं कि आज आपने इतना समा बांधा यहाँ, जो आपने बात हमारी नई पीढ़ी को सिखाई कि कैसे जीवन जीना चाहिए। मैं उसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप ये कविगण हमें